नमस्कार, स्वागत है आपका वेकअप जिंदगी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में टिप्पणी कांग्रेस को नागवार गुजरी है और पार्टी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन की कार्यवाही के बहिष्कार करने का फैसला किया। खबर है कि सांसदों के साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर मनमोहन सिंह पर निशाना साधा था। इस पर पहले तो कांग्रेस ने राज्यसभा में वॉकआउट किया और फिर बाहर पत्रकारों से बातचीत में मोदी के आरोपों का जवाब दिया। मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हालांकि पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि मनमोहन के राज में इतने घोटाले हुए लेकिन उन पर कोई दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना कोई उनसे सीखे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस चर्चा में हिस्सा लिया और नोटबंदी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए भी नहीं है। पीएम ने कांग्रेस के घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि इतने घोटालों में भी मनमोहन बेदाग रहे, रेनकोट पहनकर नहाना वो जानते हैं। मोदी की इस टिप्पणी के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। मोदी ने कहा कि देश में आई एक बुराई से इनकार नहीं किया जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था में समाज में इस बुराई ने जड़ें जमा ली है और इसलिए भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ लड़ाई कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। मोदी ने कहा, समानांतर अर्थव्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीना जाता है और उसका शोषण होता है। प्रयास पहले भी हुए होंगे लेकिन अब हमें इस समस्या से निपटना होगा, हम इससे भाग नहीं सकते। मोदी ने दावा किया कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद, नक्सलवाद में कमी आई है। देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों को खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बनी वांचू कमेटी ने नोटबंदी की आर्थिक जरूरतों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव चौहान उससे सहमत भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो राजनीति में है और उन्हें चुनाव लड़ने होते हैं। मोदी ने सीपीएम के वरिष्ठ नेता ज्योतिर्मय बसु का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 1972 में वांचू कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखने की मांग की थी, लेकिन इंदिरा सरकार जब नहीं मानी तो वे खुद इस रिपोर्ट की कॉपी ले आए और फिर इंदिरा सरकार को काले धन पर बनने वाली सरकार बताया। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा, 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने आजादी के बाद आधे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को देखा हो। कितने घोटाले की बातें आई लेकिन मनमोहन सिंह पर दाग तक नहीं लगा। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि खासकर राजनेताओं के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखने के लिए है। इतने घोटालों की बातें आई लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। मोदी के इतना कहते ही राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद वेल तक पहुंच गए। सभापति डॉक्टर हामिद अंसारी को कहना पड़ा कि अपनी जगह पर लौट जाएं। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी को हिटलर, मुसोलिनी तक कहा गया। तब ये विपक्ष कहाँ था? रविशंकर प्रसाद ने भी वेंकैया नायडू का समर्थन किया, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। वैसे मोदी जानते हैं कि सरकार की राज्यसभा में संख्या कम है,
ऐसे में ज्योतिर्मय बसु का उल्लेख कर उन्होंने वामपंथियों के समर्थन की उम्मीद जताई। लेकिन सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि वामपंथियों का विरोध तरीके से है, विचार से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इधर चुनावी रैलियों में मुद्दों पर बात करने के बजाय निजी हमले करने से नेता बाज नहीं आ रहे। उम्मीदवारों और प्रचारकों की बात अलग है, खुद प्रधानमंत्री की भाषा से लोगों को ठेस पहुंची है। हंसमुख स्वभाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसी हंसी में हंसी उड़ा देते हैं, लेकिन अक्सर चुभने वाली बात कह डालते हैं। जब देश की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता खुद प्रधानमंत्री ऐसा करते हो तो ये बात उनको भी चुभ जाती है, जो पीएम के पेश किए तथ्यों का समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश की राजनीति का स्तर वाकई इतना गिर गया है कि ऐसे आरोपों के बगैर चुनाव जीतना मुश्किल है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव राजनीति के बदलते मुहावरे के लिहाज से काफी अहम है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव राजनीति की भाषा में देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री की भाषा पर लग रहे हैं। पीएम मोदी एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिनका लोग अनुसरण करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी तल्ख जुबान की वजह से लोगों को उनके राजनीतिक विरोधियों से हमदर्दी पैदा हो रही है। गाजियाबाद की रैली में भी पीएम ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव पर निजी तौर पर हमला किया। उन्होंने सपा की पारिवारिक कलह के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा। आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। मुलायम सिंह के आदर की बात कहकर सहानुभूति बटोरने की पीएम मोदी की कोशिश को सब समझ रहे हैं, लेकिन अखिलेश पर इस तरह के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने भूकंप और स्कैम से जोड़कर राहुल गांधी की संसद में खिल्ली उड़ाई थी। यही नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा का उसी भाषा में जवाब देना भी किसी को रास नहीं आया। मोदी ने अपराध के मामले में यूपी सरकार पर तीखे हमले किए, जिस पर सपा को बेहद ऐतराज है। जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है। पंजाब में कांग्रेस का ड्रग्स और नशे के कारोबार का मुद्दा उठाना पीएम मोदी को नागवार गुजरा था, लेकिन यूपी के लिए बीजेपी के पैमाने बदल गए हैं। यहाँ तक कि राज्यसभा में पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निशाने पर लिया। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पीएम के ऐसे आक्रामक तेवर और बयान ने राजनीति की बदलती भाषा की मिसाल दी है। पीएम पद की गरिमा के विरुद्ध उपहास की शैली ऐसी राजनीति को आमंत्रण दे रही है जिसे स्वस्थ राजनीति नहीं कहा जा सकता। अंशुमन त्रिपाठी, APN। तो उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना चेहरा बनाकर चल रही है, लेकिन बनते बिगड़ते समीकरणों और नोटबंदी के असर से मोदी बेअसर नहीं। हर प्रदेश में वो एक नए फॉर्मूले के साथ जाना चाहते हैं और अब उत्तर प्रदेश में उन्हें कल्याण सिंह का राज याद आया। लेकिन क्या वाकई कल्याण का फॉर्मूला बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कल्याण कर पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बात यूं ही नहीं कह देते, चाहे वो हास परिहास कर रहे हों या गंभीर बात। यूपी के चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी के कामकाज पर ही जीतने की आस है। पार्टी ने सीएम पद का कोई चेहरा भी घोषित नहीं किया, बल्कि मोदी जी के काम पर ही वोट मांगने का निर्देश दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही किसी और पूर्व मुख्यमंत्री को आदर्श के तौर पर पेश कर रहे हो तो हैरानी होना लाजमी है। जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे।
यूपी को प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वो अपने कामकाज और अपनी साख का हवाला देकर प्रदेश में सुशासन का भरोसा और वादा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी का खुद कल्याण सिंह के शासन को सही ठहराना तो कतई गले नहीं उतरता। लेकिन पीएम मोदी ने पंजाब के चुनावों में भी यही रणनीति अपनाई। भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। ऐसे में जाहिर है कि यूपी चुनाव में कल्याण सिंह के नाम का इस्तेमाल पिछड़ों और राम भक्त वोटों को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता कल्याण सिंह के शासन को सुशासन नहीं मानती। सब जानते हैं कि जिस बनारस से मोदी लोकसभा पहुंचे हैं, उसी बनारस की गलियां उसी दौरान सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबे की गवाह बनी थी। प्रदेश भर में सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी भाईचारे की जगह दहशत का माहौल बन गया था। माफिया के खिलाफ कार्रवाई से मशहूर कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल में माफिया ही मंत्री बना दिए गए। कल्याण सिंह का पुत्र मोह भी किसी से छिपा नहीं। राजवीर के लिए कल्याण सिंह ने बीजेपी तक छोड़ दी। बिहार चुनाव के दौरान मोदी जोरदार तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे। उन मोदी को पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की छवि या यूपी में कल्याण सिंह के नाम का वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? चुनाव में पार्टी की हालत देखकर प्रदेश के नेता मोदी नाम जपने में जुटे हैं, तो मोदी को कल्याण सिंह का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी का प्रदेश में कल्याण हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। क्या ये महज संयोग है या कोई खास रणनीति कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब संघ के बड़े नेता कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे सियासी आग लगे? ये सवाल अपने आप में इसलिए आता है, खासकर तब जब आपको बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख द्वारा उठाए गए आरक्षण के मुद्दे की याद आती है और फिर 2017 की ठंडी जनवरी को गर्म कर देने वाला संघ नेता मनमोहन का आरक्षण खत्म कर देने वाला बयान, अचानक मंदिर के मुद्दे पर विनय कटियार का मुखर हो जाना और अब इसी कड़ी में यूपी चुनाव आते ही एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में संचालक ने हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हर भारतीय हिंदू है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम इबादत से मुसलमान होंगे लेकिन आदत से तो हिंदू ही हैं और उनकी राष्ट्रीयता हिंदू है। अब ऐसे बयान महज संयोग ही तो नहीं हो सकते। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को प्रथम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ये वो चरण है जहां कई मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं और शायद इसी के मद्देनजर पहले बैतूल हिंदू सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। भागवत ने कहा है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। सर संचालक ने कहा कि मुस्लिम इबादत से तो मुसलमान होंगे लेकिन आदत से वे भी हिंदू ही हैं। वो सारे के सारे हिंदू है, पूजा किसी भगवान की करे या न करे, क्या आश्चर्य है? अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इंग्लैंड में इंग्लिश, अमेरिका में अमेरिकन और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं। देवी देवता अलग अलग हैं तो क्या हुआ? हमारे यहाँ कलाकार के कृष्ण, पहलवान के हनुमान और वनों में रहने वालों के देवता भगवान बड़ा देव है। सम्मेलन में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान इबादत भले ही खुदा की करें मगर आरती करने में क्या हर्ज है? भारतीय मुस्लिम भारत माता की आरती करे तो क्या हर्ज है? हिंदू सम्मेलन के बारे में बताते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया दुष्टों से भरी हुई है, इसीलिए हमें संगठित होना होगा। पूरी ताकतें हिंदुओं को तोड़ रही है, हम सभी को एक होना है, इसीलिए हिंदू सम्मेलन जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए उन्होंने कहा, अगर भारत का भला बुरा हुआ तो केवल हिंदू से ही पूछा जाएगा। अगर हम संगठित नहीं हुए तो दुष्ट हम पर अत्याचार करेंगे। हमें एक होकर सबकी सेवा करनी होगी। लोग जात पात का डंका बजाते हैं और आपस में ही झगड़ा करते हैं। दुनिया की अपेक्षा है कि भारत आगे बढ़े। साथ ही इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हर घर में भारत माता का पूजन हो, महापुरुषों की वीर गाथाएं सुनाई जाएं, आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण करें, देश का सम्मान बनाए रखने के लिए सजग रहें। देश की भाषा अनेक है लेकिन सबके हृदय में एक ही भाषा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों के 73 सीट पर वोट डाले जाने हैं और इसके लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को सौंपा है, जो जनता के बीच पहुंचकर इस इलाके को कश्मीर बनने से रोकने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में भागवत के बयान के कई मायने निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूपी में आज के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और कल से चुनाव प्रचार थम जाएगा।
11 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले सभी सियासी दल अपना दम लगाते दिख रहे हैं। आज यूपी में रैलियों का रेला है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री के चुनाव कार्यक्रम की कर लें। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और आगरा में चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। और मथुरा में विधानसभा क्षेत्र छाता के अतुल सिंह सिसोदिया, हाथरस जिले में विधानसभा क्षेत्र सादाबाद से प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल, फिरोजाबाद में टुंडला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शिव सिंह चक और फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अजीम भाई के समर्थन में रैली करेंगे। इसके अलावा आगरा में फतेहाबाद और इत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त प्रत्याशियों राजेंद्र सिंह और राजा बेटी देवी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। अनामिका मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, आज प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा और आज पूरा जोर समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। क्या कुछ चुनावी प्रचार कार्यक्रम उनका आज? देखिए अभिलाषा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। आज भी उनकी 4 जगह पे जनसभाएं हैं और वो अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। और हर जगह अगर अखिलेश यादव का भाषण सुनेंगी तो निशाने पर बीजेपी है और मायावती है, साथ ही साथ विकास का दावा है। ये बात और है कि जो उनके पिता है मुलायम सिंह यादव, भले ही उन्होंने बयान दिया हो कि वो गठबंधन के सपोर्ट में भी जनसभाएं करेंगे, लेकिन उनका जो प्रचार का कार्यक्रम है वो अभी तय नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जब अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, खुद उनकी पत्नी डिंपल यादव भी प्रचार के लिए उतर चुकी हैं मैदान में और अलग अलग महिला प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हैं, तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताल ठोक रही है चुनाव में। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि परिवार की लड़ाई के बाद प्रदेश में परिवार की छवि को लेकर के बहुत सारा नुकसान हुआ है अखिलेश यादव का, लिहाजा वो डिंपल यादव को मैदान में उतार करके, खुद मैदान में उतर के नेताजी को मैदान में उतार करके ये जाहिर करना चाहते हैं प्रदेश के सामने कि परिवार में अब कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ अखिलेश यादव के ही कंट्रोल में है। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें या मायावती की बात करें तो दोनों की ओर से धुआंधार रैलियां की जा रही हैं। तो अभिलाषा, बहुत ही संवेदनशील कह सकते हैं जिसे वो समय है ये, जब मतदान शुरू हो जाएगा 11 फरवरी से, और तब तक जो रैलियां है या जो प्रचार का कार्यक्रम है वो हर दल अपनी ओर से कर रहा है। और जाहिर तौर पर 11 मार्च को प्रदेश का भविष्य जो है वो तय हो जाएगा, उससे पहले हर कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल। और आज खुद सीएम पूरा जोर लगा रहे हैं। तो यूपी में चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त लखनऊ में हैं और कल ही उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और अपनी दिक्कतों से राजनीतिक दलों ने उन्हें अवगत कराया। जहां बीजेपी ने सूबे के डीजीपी और मुख्य सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाने की बात कही, तो राष्ट्रीय लोकदल ने आयोग से मांग की कि पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जिन अधिकारियों का कामकाज निष्पक्ष नहीं था उन्हें तत्काल हटाया जाए। वहीं सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने बसपा और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दल सूबे में निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी, वो मुख्य सचिव हो या डीजीपी हो, इनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन अधिकारियों को अविलंब हटाया जाना। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मतदाताओं को आतंकित किया जा रहा, अधिकारियों को आतंकित किया जा रहा है। इसका निर्वाचन आयोग पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 में और 2012 के विधानसभा चुनाव में जो अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण हटाए गए थे, अगर वो किन्हीं जिलों में जिला मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य जिम्मेदार पद पर जो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित हो, अगर वो पुनः किसी जगह पे आ गए हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। और अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, एक तरफ चुनाव प्रचार का जोर जो है वो देखने को मिल रहा है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, तो दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त के सामने कई तरह की शिकायतें सभी ने रखी। देखिए विलासा, हर चुनाव से पहले इस तरह की समस्याएं आती हैं जब जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ ये आरोप लगाया जाता है कि उसके अधिकारी या जो बाकी जो लोग हैं वो कम से कम प्रदेश के भीतर ऐसा माहौल बनाएंगे कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो। तो लेकिन हर चुनाव से पहले इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और हर चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो चुनाव आयोग से शिकायत करती हैं कि कम से कम वो अधिकारी जो पिछली बार चुनाव में ब्लैकलिस्टेड थे या फिर जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वो समाजवादी पार्टी के या किसी भी दल के प्रतिनिधि
के तौर पे काम कर रहे थे उनको हटाया जाए। बीजेपी की ओर से खास तौर पे डीजीपी जावेद अहमद पर ये आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि चुनाव से पहले डीजीपी को हटाया जाए। साथ ही साथ कुछ जिले के जो जिलाधिकारी हैं उन पर भी ये आरोप लगाया गया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य, उन्होंने पिछले दिनों भी ये कहा था कि जो जिले के जिलाधिकारी हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, बैनर होर्डिंग्स नहीं लगाने दी जा रही, जनसभाएं करने के लिए जो दिक्कतें हैं वो पैदा की जा रही हैं। तो केशव मौर्य हो या फिर मुख्तार अब्बास नकवी हो, सभी ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके ये आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनको हटाने के साथ साथ कुछ जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनका भी तबादला किया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके देश में। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। जो अधिकारी सरकार के अंतराल में काम कर रहे हैं उनको आतंकित किया जा रहा है, बेवजह का प्रेशर बनाया जा रहा है उनके ऊपर। तो अभिलाषा, हर चुनाव से पहले इस तरह की शिकायतें आती हैं कि अधिकारी किसी के कंट्रोल में काम ना करे, किसी की बात ना मान करके निष्पक्ष सहायता करें चुनाव में। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और शिकायतें की जा रही है। जी बिल्कुल। और अनामिका, जैसा कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आपने सपा के बारे में बताया कि कमान पूरी मुख्यमंत्री ने संभाली हुई है। बीजेपी और बसपा के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितना अहम है उनके लिए आज का दिन और किस तरह से उसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो आज। देखिए, यहाँ पर अभिलाषा एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगी कि अखिलेश यादव अपनी ओर से स्टार प्रचारक हैं। भले ही लिस्ट बहुत लंबी हो जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, वहीं अगर बीजेपी की बात देखिए तो भले ही केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो शहर शहर में जाकर के, जिलों में जाकर के प्रचार करें, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र वहां पर पीएम मोदी ही है। पीएम मोदी की ही रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है अगर बीजेपी की बात की जाए तो। वहीं बीएसपी में स्टार प्रचारक सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं। तो ऐसे में जो सीधी फाइट देखने को मिल रही स्टार प्रचारकों में या भाषणों में, तो अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर मायावती के बीच एक दूसरे का जवाबी हमला किया जा रहा है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल लीडर भाषण देता है तो उसके भाषण को टारगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए अलग पॉलिटिकल लीडर खड़ा हो जाता है। तो जवाबी हमलों के जरिए अपने चुनावी वादों को पेश किया जा रहा है जनता के सामने। लेकिन अगर बात की जाए मायावती की, तो उनके भाषणों को अगर आप गौर से सुनिए तो मायावती अपने भविष्य का एजेंडा नहीं बता रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट कर रही हैं। लेकिन ये यहाँ पे जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज के चुनाव में ये माना जा रहा है कि जो सीधी फाइट है वो बीएसपी की है और बीजेपी की है, क्योंकि बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी चूंकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है तो कम से कम दोनों की फाइट वहां पर देखी जा रही है। प्रचार बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीएसपी और बीजेपी भी बिल्कुल चुनावी मैदान में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जोड़तोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ताकत सबने अपनी ओर से झोंक दी है चुनाव में बेहतर परफॉर्म करने के लिए। चलिए अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट लेने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए चुनाव से जुड़ी हुई। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो आज का दिन यहाँ भी रैलियों के नाम होने जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा की आज कई जनसभाएं यहाँ होने जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज देवभूमि में गरजेंगे। अमित शाह आज बागेश्वर, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर, टिहरी के बुराड़ी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा में आज एक रैली करेंगे। और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अलीगढ़ के कोल में करीब 12 बजे रैली करने वाले हैं। इसके बाद वो उत्तराखंड के सोमेश्वर में करीब 2:30 बजे जनसभा करेंगे और आखिर में सितारगंज में भी रैली करेंगे। राहुल गांधी को पहले 7 फरवरी को उत्तराखंड आना था, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष आज देवभूमि के दौरे पर आएंगे और उसके अलावा उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत अल्मोड़ा में 2 जनसभाएं करेंगे। उत्तराखंड में 15 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो चुनावी अभियान के तहत बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के लक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम के तहत मायावती की चुनावी जनसभा हरिद्वार जिले में लक्सर नगर पालिका के खाली जमीन, कश्यप कॉलोनी
में हरिद्वार में आयोजित होगी। वहीं 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी जिले में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम निर्धारित है। हरिद्वार जिले के लक्सर सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती की सभा के जवाब में बीजेपी ने भी बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्री रही पार्टी की स्टार प्रचारक हेमा मालिनी को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। पिछले चुनाव से पहले लक्सर सीट बसपा के पास रही है, पर 2012 में बीजेपी ने करीब 10,000 वोट से ये सीट बसपा से छीन ली थी। बसपा के प्रत्याशी यहां दूसरे नंबर पर रहे थे, लिहाजा इस बार बसपा लक्सर सीट पर फिर से कब्जे के लिए खास मशक्कत कर रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता लगातार उत्तराखंड में प्रचार कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जहां मोर्चा संभाला हुआ है, स्टार प्रचारकों की रैली देखने को मिल रही है उत्तराखंड में और इस दौरान जमकर जुबानी वार भी हो रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। बीजेपी के नेता कांग्रेस के राजकाज में कमियां और खामियां गिना रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की तरफ से कोई मदद राज्य की नहीं की गई और हमेशा अनदेखी की गई, इसलिए बीजेपी को जनता इस बार सबक सिखाएगी। और उत्तराखंड की सियासी गर्मी पर और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ देहरादून से। योगेश, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दोनों पार्टियों के शीर्ष के नेता अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितना फर्क डाल रहे हैं ये नेता? जी बिल्कुल, जब हम दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों की तरफ देखते हैं तो नजर आता है कि एक तरफ जहां केंद्र की शक्ति लगातार लग रही है, केंद्रीय नेता जो हैं वो बीजेपी की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो हैं वो गिना रहे हैं, वो नोटबंदी को बता रहे हैं कि हमने ये कैसे फैसला लिया और कितना अच्छा फैसला था। वहीं जो है कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो है वो प्रदेश में आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो काम किया है, किस तरह से केंद्र सरकार ने जो नोटबंदी की उसका कितना नुकसान हुआ, जो उनको बजट नहीं मिला उसका कितना नुकसान हुआ। वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है प्रदेश के साथ। दोनों ही पर जो देख रहे हैं हम, दोनों में ही स्टार प्रचारकों में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक दूसरे पे जो है वो आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल योगेश, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसके स्टार प्रचारक ज्यादा असर डाल पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जब हम स्टार प्रचारकों की बात करते हैं तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार देहरादून पहुंच रहे हैं, प्रदेश में पहुंच रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी एक अलग दिखाना है, उन्हें बताना है कि बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है उन्हें वो टक्कर दे रहे हैं। वैसे जहां तक हम बात करते हैं स्टार प्रचारकों की तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि उनके लिए अभी सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक हैं, वो है हरीश रावत, जिनके दमखम पर हम इस चुनाव को जीतेंगे। वहीं जब बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी के लगातार स्टार प्रचारक आ रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 2-2.5 सालों में जो काम किया है वो कितना काम किया है, कैसा काम किया है। वहीं जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर हरीश रावत के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। और स्टार प्रचारकों की जब बात करें तो इसमें जरूर जो है दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। अपनी विवादित हरकतों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस CS कर्णन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया है बल्कि 13 फरवरी को खुद उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उनसे सभी न्यायिक और प्रशासनिक काम वापस लेने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी में कई मौजूदा और पूर्व जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यही है वो तथाकथित चिट्ठी जिसने जस्टिस CS कर्णन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई इस चिट्ठी में जस्टिस कर्णन ने कई मौजूदा और पूर्व जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और PM से कार्रवाई की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तथाकथित चिट्ठी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू की है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जस्टिस कर्णन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे ताकि ये संदेश जाए कि कोर्ट अपने खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा कि हमें बड़ी सावधानी से कोई कदम उठाना होगा ताकि आगे ये नजीर बन सके। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार वापस ले लिए हैं।
कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को सभी न्यायिक फाइलें तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने किसी मौजूदा जज के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में सुनवाई की हो। जस्टिस कर्णन ने तथाकथित तौर पर अपने लेटर हेड पर 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा था कि नोटबंदी से देश में भ्रष्टाचार में कमी आ रही है, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जारी है। जस्टिस कर्णन ने चिट्ठी में 20 मौजूदा और पूर्व जजों के नाम भी लिखे थे। उन्होंने चिट्ठी में न्यायपालिका से जुड़े कुछ कानूनी अधिकारियों के नाम भी लिखे थे और कहा था कि इन अधिकारियों से 3rd डिग्री तरीके अपनाकर पूछताछ की जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जस्टिस कर्णन पहले भी विवादों में रहे हैं। जस्टिस कर्णन ने 2011 में मद्रास हाई कोर्ट में साथी जज के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर आरोप है कि 2014 में मद्रास हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर वो तत्कालीन चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुस गए थे और बदसलूकी की थी। 2016 फरवरी में जस्टिस कर्णन ने खुद को मद्रास हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट भेजे जाने के तबादले के आदेश पर खुद ही स्टे लगा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने ये आदेश जारी कर गलती की क्योंकि वे मानसिक रूप से परेशान थे। यूं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए संविधान में प्रक्रिया का उल्लेख है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 129 और 142(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करने और सजा देने का अधिकार है। साथ ही अवमानना कानून 1971 की धारा 16 के तहत न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ अवमानना का प्रावधान है। हालांकि जस्टिस कर्णन की चिट्ठी में जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वे आपराधिक अवमानना का मामला बनते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दीवानी अवमानना के तौर पर ही कार्रवाई शुरू की है। लेकिन बुधवार की कार्रवाई से स्पष्ट है कि ये आपराधिक अवमानना का मामला बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इधर तमिलनाडु के सीएम पद पर AIADM के महासचिव शशिकला की ताजपोशी से पहले पार्टी में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शशिकला के लिए सीएम पद से इस्तीफा देने वाले O पन्नीरसेल्वम अब बागी हो चुके हैं। सत्ता की खींचतान के बीच शशिकला ने अपने समर्थन में 131 विधायक होने का दावा किया है और खबर है कि सभी समर्थक विधायकों को अज्ञात जगह पर ले जाया गया है ताकि वो पन्नीरसेल्वम गुट से प्रभावित न हो सके। वहीं पन्नीरसेल्वम ने कहा है कि जयललिता के स्वास्थ्य की स्थिति और उनकी मृत्यु से जुड़े संदेहों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के तहत एक जांच आयोग गठित की जाए। कोषाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पन्नीरसेल्वम ने बैंकों से कहा है कि पार्टी का पैसा बिना उनकी इजाजत के ना निकाला जाए। अब उनकी निगाहें इस बात पर हैं कि तमिलनाडु की सियासत में आगे क्या होगा। तमिलनाडु में सत्ताधारी AIADMK की महासचिव VK शशिकला राज्य में जारी सियासी रस्साकशी में कार्यकारी सीएम O पन्नीरसेल्वम पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। समर्थकों के बीच अम्मा के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की राजनीतिक विरासत की इस जंग में शशिकला के गुट ने 130 से भी ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं बगावत पर उतारू पन्नीरसेल्वम ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा जरूर किया, लेकिन उनके दावे में राजनीतिक विश्लेषकों को दम नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच तमिलनाडु के विपक्षी पार्टी DMK स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। It is very shocking that the chief minister of a state has to come and say something like this. It's completely chaotic and there's so much of uncertainty clouding the government of Tamil Nadu today. The governor should intervene and settle this. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक तमिलनाडु की स्थिति पर केंद्र सरकार निगाह रखे हुए है और वो स्थिति की समीक्षा में जुटा है। विशेषज्ञों के मुताबिक केंद्र सरकार माहौल को भांप रही है। केंद्रीय सरकार केंद्रीय राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती है, लेकिन वेट एंड वॉच अप्रोच रूप में गवर्नर साहब को भी रुकवाया है, बॉम्बे में ही रहिएगा, चेन्नई नहीं जाने का करके। पन्नीरसेल्वम के दावे के बाद पार्टी महासचिव शशिकला ने विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में शशिकला ने 11 मिनट के अपने संबोधन में विधायकों से उनके साथ रहने की अपील की। उन्होंने गद्दारों को साजिश की सजा देने की बात भी कही। राज्य में मचे सियासी घमासान पर दोनों गुट के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। And also, what made you also come and join OPS and come away from the Shashikala? My conscience as a Amma loyalist. ADMK is intact with our Chinnamma, Amma. Now she is our Amma. ADMK is intact. See, now O Pannirselvam is bluffing. बैठक के बाद शशिकला ने पार्टी मुख्यालय से बाहर आकर समर्थकों का अभिवादन किया। खबरों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के 134 में से 129 विधायक मौजूद थे।
जबकि 2 विधायकों ने चिट्ठी भेजकर शशिकला के लिए अपना समर्थन जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो तमिलनाडु की सियासत पल पल बदल रही है और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए शशिकला खेमे के 130 पार्टी विधायकों को चेन्नई के एक होटल में ले जाया गया है और माना जा रहा है कि राज्यपाल विद्यासागर राव के वापस लौटने तक इन विधायकों को एक तरह से शशिकला के कब्जे में रखने के लिए कदम उठाया गया है। शशिकला को ज्यादातर विधायकों सांसदों का समर्थन हासिल होने के बाद भी पन्नीरसेल्वम उन्हें चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे डीएमके फैक्टर का होना बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने केंद्र पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। अगर तमिलनाडु में 50 विधायक पनीरसेल्वम के साथ जाते हैं, जैसा कि उनका दावा है, तो एक रास्ता ये निकल सकता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके पनीरसेल्वम गुट को बाहर से समर्थन दे दे। दूसरा विकल्प ये है कि पनीरसेल्वम की मदद से डीएमके की सत्ता में एंट्री हो जाए। आपको बता दें 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएमके के पास 134 विधायक हैं। डीएमके के 89, कांग्रेस के 8 और 2 विधायक अन्य पार्टियों के हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले पनीरसेल्वम को अपने दावे को हकीकत में बदलना होगा। साथ ही दल बदल कानून से भी उन्हें निपटना होगा, जिसके लिए 2/3 विधायकों का साथ जरूरी है। शायद इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों को पनीरसेल्वम के दावे में दम नजर नहीं आ रही है। इन सबके बीच सत्ता के खेल में विपक्ष ने मोदी सरकार पर तमिलनाडु को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना मोदी सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। तमिलनाडु में एक बार फिर राज्यपाल को कठपुतली बनाकर सरकार को गिराने का ये षड्यंत्र मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी टाइम में जब सारी चीज अपने हाथ से निकल गई और उसने जाकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी शामिल हुए और शशिकला को यूनानिमसली बनाया चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, अब इसके लिए हम सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन शशिकला की मुश्किलें भी कम नहीं है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति केस में शशिकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी हफ्ते आ सकता है। डीएमके इसको आधार बनाकर शशिकला की शपथ ग्रहण का विरोध लगातार कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। माना जा रहा है कि राज्यपाल सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए संविधान विशेषज्ञों से इस मामले में राय लेकर ही अंतिम फैसला करेंगे। जरूरत पड़ने पर एआईएडीएमके ने राष्ट्रपति से मिलकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की भी तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। रुक कर लेते हैं झारखंड का, जहां आगामी 16-17 फरवरी को आयोजित होने वाले मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत गर्म है। राज्य सरकार जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है, वहीं विपक्षी दल इस आयोजन को लेकर विरोध करने की तैयारी कर रहा है। रांची स्थित खेलगांव में आयोजित होने वाले मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर झारखंड की राजनीति में तेजी आ गई है। एक तरफ सरकार इस आयोजन के माध्यम से झारखंड की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे झारखंड की लूट की तैयारी बता रहा है। विपक्ष के साथ साथ अब झारखंड के आदिवासी संगठनों ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विरोध करना शुरू कर दिया है और 15 फरवरी को राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। और झारखंड की कुछ और अहम खबरें भी जानेंगे। सीधा रुख करते हैं रांची का। ज्ञान रंजन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ज्ञान, जानना चाहेंगे विपक्ष को किस बात से सबसे ज्यादा ऐतराज है? मोमेंटम झारखंड से क्या उन्हें आपत्ति है? जी, झारखंड की खबरों की बात करें, जिस तरह से एक और राज्य सरकार लगातार मोमेंटम झारखंड के तहत होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि इसे किस तरह से विश्वस्तरीय बनाया जाए, किस तरह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अब देखा जा रहा है, सामने आ रही है बातें, पहले तो विपक्षी दलों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विरोध करना शुरू किया था। अब राज्य की जो आदिवासी संगठन है, जो छोटे छोटे संगठन है, इसके अलावा जो आदिवासी नामधारी पार्टियां हैं, इन सभी ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विरोध करना शुरू कर दिया है। और इसको लेकर जो 16-17 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उससे पहले 15 फरवरी से ही इन लोगों ने आंदोलन की घोषणा कर रखी है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से विपक्ष ने पहले ही ये आंदोलन की घोषणा कर रखी थी कि 15 फरवरी को वे लोग राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का विरोध करेंगे, उसके बाद अब आदिवासी संगठनों ने भी इस और रुख कर दिया है, विरोध का रुख कर दिया। आदिवासी संगठनों का साफ तौर पर मानना है कि राज्य सरकार पहले तो CNT SPT एक्ट में संशोधन की और इसकी मंशा अब साफ दिखाई देती है जब वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके निजी कंपनियों के हाथों झारखंड की जमीन देने जा रही है और खास करके आदिवासियों की जमीन को जिस तरह से लूटने का प्रयास किया जा रहा है, इन सभी के विरोध में आदिवासी संगठनों ने
इन्वेस्टर समिट का विरोध करने का फैसला किया है और ये 15 फरवरी को दिखने लगेगा। 16 फरवरी को भी ये लोग विरोध करेंगे। आदिवासी संगठनों का साफ तौर पर यह भी मानना है कि निजी कंपनियों के आने से जो आदिवासियों को हक और अधिकार मिल रहा है, खास करके सरकारी नौकरियों में जिस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, वैसी कोई व्यवस्था निजी कंपनियों में नहीं है। तो इसके बाद भी आदिवासी, यहाँ के आदिवासी युवा चले जाएंगे, उन्हें कोई फायदा नहीं होने जा रहा है और इसके अलावा उनकी जमीनें भी इस उद्योगपतियों के चंगुल में जाएगी। तो ये सारी बातों को लेकर के आदिवासी संगठनों ने विरोध का फैसला लिया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो राज्य सरकार जिस तरह से बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहती है ताकि इन्वेस्टर यहाँ पर आए, इन्वेस्टर को सारी सुविधाएं मिले, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उन्हें सारी जानकारी प्राप्त हो, काम करें। और यहाँ तक कि राज्य सरकार ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि सिर्फ खान खदान से जुड़े हुए उद्योग ही नहीं आएंगे, इसके अलावा राज्य सरकार की मंशा है कि जो माइक्रो कंपनीज है, माइक्रो कंपनीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने बजट में इस बात की घोषणा की है, छोटी छोटी कंपनियों को किस तरह से फायदा दिया जाए उसके लिए बजट में ज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसका विरोध जता रहे हैं। इधर अमेरिका के 2 शीर्ष सीनेटरों ने इमिग्रेशन का स्तर कम करके आधा करने के लिए सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। इसे ग्रीन कार्ड हासिल करने या अमेरिका में स्थायी निवासी बनने की इच्छा रखने वालों के समक्ष एक चुनौती समझा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस विधेयक को ट्रंप प्रशासन का समर्थन मिला हुआ है। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो इससे उन लाखों भारतीय अमेरिकियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो रोजगार आधारित वर्गों में ग्रीन कार्ड मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर डेविड पर्ड्रू ने रेज एक्ट पेश किया है जिसमें हर साल जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड या कानूनी स्थायी निवास की मौजूदा करीब 10 लाख की संख्या को कम करके 5 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा समय में किसी भारतीय को ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए 10 से 35 साल इंतजार करना पड़ता है और अगर प्रस्तावित विधेयक कानून बन जाता है तो ये अवधि और भी बढ़ सकती है। इस विधेयक में H-1B वीजा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। हाथरस की सादाबाद विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार प्रीति चौधरी के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हाथरस के मुरसान में एक जनसभा उन्होंने किया और दावा किया कि राज्य में बीजेपी की लहर है और पार्टी की जीत तय है। इलाहाबाद में मायावती की पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने नोटबंदी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि नोटबंदी की वजह से देश में 25 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक और अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सपा के जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी और दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने पहुंचे राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने 4 सीटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। शामली में अजीत सिंह के बेटे की बहू ने अपना दर्द बयान करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला किया। चुनावी मौसम में आरएलडी सुप्रीमो अजीत सिंह के बेटे की बहू और पार्टी के स्टार प्रचारक चारू चौधरी इन दिनों चुनावी दौरे पर है। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मैनपुरी के कुसुमरा में किशनी सीट पर प्रत्याशी कमलेश कुमारी के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचे और इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नरेंद्र मोदी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद ही डूबता जहाज है, वो सपा को भी ले डूबेगी।